हेलो फ्रेंड, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। तो बिहार दरोगा बिहार एसआई की साइंस की क्लास नंबर 9 है। इसके पहले ऑलरेडी हमने 8 क्लास करा चुके हैं। यदि आप लोगों ने उन क्लासों को नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। इसके लिए हम प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं कि वहाँ पास आपको सारी साइंस की क्लासेस मिल जाएंगी, क्योंकि सर्च करने में कई लोगों को क्लासेस मिल नहीं रही हैं। हमारे पास ये कमेंट आया, तो इसलिए हमने इसके लिए एक प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट में सारी वीडियो आपको एक साथ मिल जाएगी। जिनकी भी आज पहली क्लास है तो उन्हें बता दे रहे हैं कि हमने बिहार दरोगा की साइंस की 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं उन क्वेश्चन की सीरीज लेके आए हैं। इसके साथ ही उनका डीपली एनालिसिस भी करते हैं, जिसके साथ और भी क्वेश्चन आपके कवर हो जाए। यानी कि पर डे अगर देखा जाए तो आपके कम से कम 100 से 100 क्वेश्चन या फिर उससे भी ज्यादा क्वेश्चन कवर हो जाते हैं हर एक क्वेश्चन के साथ। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही हम करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की भी क्लास लेके आने वाले हैं, जल्दी लेके आएंगे। 102 दिन में आपको इसकी क्लास मिल जाएगी। जैसे बुक एंड ऑथर, जिसके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, युद्धाभ्यास जिसके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इनके क्वेश्चंस। और जैसे कि आपके महोत्सव हो गए, महोत्सव के भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। आपका इंडेक्स रैंक कौन से में कितनी रैंक है उसके भी क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन 4 कम से कम 4 की वीडियो लेके आ जाएंगे। और यदि आपको करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्पीडी के 800 क्वेश्चन चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। तो आपको स्पीडी से लगभग आपको 1 से 1.5 घंटे क्लास करा देंगे, जिसमें लगभग आपको 800 क्वेश्चन, आपको 1 साल के सारे क्वेश्चन रिपीट, ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वो सारे रिपीट हो जाएंगे। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप इसकी टेलीग्राम पे जाना पड़ेगा, ठीक है, या फिर हम इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, या फिर देखिए आप यहाँ पर टेलीग्राम पे आसानी से जा सकते हैं। टेलीग्राम या ड्रीम जॉब अड्डा आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे, या फिर हम इसकी टेलीग्राम की जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। देखिए, इनमें से उपकरण से विद्युत धारा मापी जाती। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती? तो विद्युत धारा मापने के लिए हम उपकरण का यूज करते हैं अमीटर। अमीटर या एमीटर का इस्तेमाल करते हैं हम विद्युत धारा को मापने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? विभवांतर मापने के लिए। विभवांतर मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। विभवांतर मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। ओम मीटर, ओम मीटर का इस्तेमाल आप करेंगे किस लिए? विद्युत का प्रतिरोध मापने के लिए। विद्युत का, या फिर सिंपल सा प्रतिरोध कह सकते हैं, या फिर आप विद्युत का प्रतिरोध कह सकते हैं, ठीक है। विद्युत का प्रतिरोध मापने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं रेजिस्टेंस का करते हैं, सॉरी ओम मीटर का करते हैं, ठीक है। 1-2 और पॉइंट आप लिख सकते हैं, जैसे थर्मामीटर। थर्मामीटर का इस्तेमाल आप कहाँ करते हैं? थर्मामीटर, थर्मामीटर का यूज किया जाता है तापमान मापने के लिए, तापमान मापने के लिए, ठीक है। देन एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल भूकंप मापने के लिए, ठीक है। तो सिस्मोग्राफ जो होता है ये भूकंप मापने के लिए किया जाता है। भूकंप का पता लगाने के लिए, पता लगाने के लिए, ठीक है, लगाने के लिए इसका किया जाता है। देखिए, जितने भी हम यंत्र करा रहे हैं उन सारों को आप अच्छे से रट लेना, बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार से परिवर्तन होता है? ठीक है, जब बारिश हो रही होती है तो इसमें ऊर्जा का परिवर्तन किस प्रकार से होता है? तो इसमें ऊर्जा का परिवर्तन होता है, स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। बारिश के दौरान स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ठीक है। देखिए, एक पॉइंट और लिख सकते हैं, जैसे कि विद्युत सेल। विद्युत सेल जो होगा वो करता क्या है? ठीक है, कौन सी ऊर्जा का ट्रांसफर होता है विद्युत सेल में? विद्युत सेल जो होते हैं उसमें किस प्रकार से आपका ऊर्जा का ट्रांसफर होता है? ठीक है, विद्युत सेल में क्या होगा? रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन होता है आपका, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है। ये आपका हो जाएगा विद्युत सेल में होता है, ठीक है, परिवर्तन। देन आप लिख सकते हैं विद्युत मोटर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? विद्युत मोटर, विद्युत मोटर का इस्तेमाल किया जाता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए। विद्युत ऊर्जा को
इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलने के लिए इस्तेमाल करते हैं विद्युत मोटर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन के लिए, ठीक है, परिवर्तित करने के लिए, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर परिवर्तित करने के लिए। एक पॉइंट और लिख लीजिए, जैसे सितार, सितार का इस्तेमाल क्या, सितार में विद्युत धारा कह रहा हूँ, सितार में एनर्जी का ट्रांसफर किस प्रकार होता है, इसमें यांत्रिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन होता है। सितार में आपका, एक मिनट थोड़ा सा, सितार में आपका परिवर्तन होता है यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है, यहाँ पास विद्युत ऊर्जा बोलो, ध्वनि ऊर्जा में, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक, यहाँ पास क्या था, ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन। सितार क्या करता है, जब आप उसको बजाते हैं तो ध्वनि प्रकट करता है, यानी कि वो ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन, ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। द्रव्यमान आयतन, ये किसके बराबर होता है, द्रव्यमान अपान आयतन, ये होता है आपका घनत्व। घनत्व जो होता है द्रव्यमान अपान आयतन होता है। बल जो होगा, बल F बराबर होता है ma, m द्रव्यमान होता है, a जो होता है आपका त्वरण हो जाता है, a आपका त्वरण हो जाता है, ठीक है। ये संवेग जो हो जाएगा, संवेग के बारे में एक पॉइंट आप लिखिए। देखिए संवेग होता क्या है, संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। यहाँ पास लिखिए, किसी वस्तु के वेग और द्रव्यमान या फिर द्रव्यमान या वेग, द्रव्यमान या वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, ठीक है, गुणनफल को संवेग कहते हैं। या सिंपल सा लिख सकिए, द्रव्यमान इंटू वेग, ठीक है। अब यहाँ पास कई बार क्वेश्चन आता है कि संवेग किस प्रकार की राशि, संवेग जो है आपकी एक सदिश राशि है, ठीक है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन हो गया ना, तो आपकी सदिश राशि होगी, सदिश राशि है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन इससे एक क्वेश्चन और बन जाता है कि संवेग जो होगा, संवेग का यूनिट क्या होता है, एसआई मात्रक क्या होगा, तो संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका एसआई मात्रक होगा किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर इंटू पर सेकेंड। संवेग हो गया। जड़त्व के बारे में भी थोड़ा सा पॉइंट ले लीजिए, जड़त्व क्या हो, हालांकि जड़त्व हर एक सबको पता होना चाहिए, ठीक है। जड़त्व क्या है, ठीक है, जड़त्व क्या होता है कि देखिए जब कोई बाह्य बल का अभाव होगा, यानी कि कोई भी बाह्य बल नहीं लग रहा, कोई भी वस्तु जो होगी अपनी किसी भी अवस्था में, यदि विरामावस्था में है या फिर वो समान गति की अवस्था में है, ठीक है, तो उस अवस्था को जो बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है, उसको हम जड़त्व कहते हैं, ठीक है। आप डेफिनेशन के फॉर्म में लिख लीजिए कि बाह्य बल यहाँ बस लिख लीजिए, बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति, यानी कि जो भी गति से वो चल रही है, ठीक है, या समान गति की अवस्था, ठीक है, को बनाए रखने की प्रवृत्ति जो होती है, उसकी रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं, ठीक है, ये आपका जड़त्व होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे कि घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। देखिए घर्षण के द्वारा हमेशा किया गया कार्य जो होगा आपका ऋणात्मक कार्य होगा। घर्षण जो होता है हमेशा लगता है, ऐसा नहीं कि घर्षण कभी घर्षण जीरो नहीं होगा, लगता ही रहेगा। मान लीजिए कि एक कोई वस्तु है, वस्तु यहाँ पास विरामावस्था में भी रखी हुई है, ठीक है, ये रखी हुई है, टल नहीं रही, तब भी यहाँ पास घर्षण बल, इतना घर्षण बल लग रहा है कि ये वस्तु आगे ना बढ़े, फ्रीली आगे ना बढ़े, यानी कुछ तो घर्षण बल लग रहा है। जब यहाँ पास घर्षण बल का से ज्यादा फोर्स का जो होगा, ये मेनली मान लीजिए फोर्स F लग रहा है, यहाँ पास घर्षण बल Fr मान लीजिए, ठीक है। यदि Fr का फोर्स इक्वल है Fr, ठीक है, ये वाला फोर्स जो इसमें लगा रहे हैं इक्वल है Fr के, तो ये वस्तु अपनी जो है वो नहीं चलेगी, विरामावस्था में होगी, ठीक है। यदि F
फोर्स ग्रेटर देन एफ आर हो गया, यानी कि जो फ्रिक्शन फोर्स जो अपने आप लग रहा है वस्तु में उससे ज्यादा हो गया मेन फोर्स, तो ये वस्तु चल पड़ेगी। ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। देखिए झूले पर बैठे लड़के की गति कैसी होती है। झूला जो होता है ये आपका एक पुली हो गया, यहाँ से मान लीजिए आपका देखिए, ठीक है, झूला जो होगा आपका देखिए यहाँ से सीधा है, यहाँ से यहाँ तक जाता है, झूला यहाँ तक जाता है। ठीक है, फिर यही आपका लौट के फिर वापस आता है। ठीक है, फिर वापस आता है ऐसे। तो झूला जो होगा आपका कौन सी गति हो जाएगी, ये एक आवर्ती गति हो जाएगी, ये एक आपकी आवर्ती गति हो जाएगी झूला। ठीक है, झूला हो गया, पेंडुलम हो गया, ये आपकी आवर्ती गति। वृत्ति गति क्या होती है, वृत्ति गति का मतलब है कोई सर्कुलर है, ठीक है, इस पे गति कर रहा है, कोई व्यक्ति यहाँ पास अभी है, ठीक है, कोई व्यक्ति जो है अभी यहाँ पास है, फिर यहाँ से चल के यहाँ गया, फिर कोई गाड़ी है चल के यहाँ गया, फिर ऐसे गया, फिर वही अवस्था में आ गया, ये आपकी एक वृत्ति गति का उदाहरण है। एक समान गति का मतलब है कि मान लीजिए ये कोई रोड है, कोई गाड़ी जा रही, गाड़ी कोई एक कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, ठीक, गाड़ी कोई एक कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, यानी कि फिक्स है। यदि 40 किलोमीटर पर आवर है तो 40 किलोमीटर पर आवर की गति से ही वो चल रही, तो वो एक समान गति कहलाती है। ठीक, एक असमान गति क्या होगी, असमान गति का मतलब इसी से समझ लीजिए कि कोई गाड़ी चल रही है, उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है, कहीं वो 60 में जा रहा है, कहीं वो 40 में जा रहा है, कहीं फिर 20 में हो जा रहा है, ये उसकी एक गति जो होगी असमान गति हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एक रॉकेट के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट जो होता है वो आपका किस संरक्षण पे कार्य करता है, वो आपका रेखीय संवेग के संरक्षण पे कार्य करता है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम आपको पता है कि ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है, इसको क्या एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है, ये ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। देखिए बल क्यों सदिश राशि, बल जो है क्यों सदिश राशि है, क्योंकि बल में परिमाण और दिशा दोनों होती है, बल में परिमाण और दिशा दोनों होती है, इसलिए वो एक सदिश राशि। सदिश राशि आपको पता होगा, चलिए बता दे रहे हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। सदिश राशि, ऐसी राशि, ठीक है, ऐसी राशियां, ऐसी राशि, सदिश राशि, ऐसी राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं। ठीक है, दोनों होती हैं, परिमाण और दिशा दोनों होती है, ऐसी राशियों को हम सदिश राशि कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे इसका लिखना है तो जैसे आप लिख सकते हैं, इसका सदिश राशि का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, वेग हो गया, विस्थापन हो गया, वेग हो गया, विस्थापन हो गया, वेग हुआ, विस्थापन हो गया। एक और लिख ले बल, बल तो देखिए यहीं पास हो ही गया था, एक और लिख लीजिए त्वरण, बल और त्वरण, ये सभी राशियां आपकी सदिश राशियां हो जाएंगी। ठीक है, अदिश राशि के बारे में भी आप लिख लीजिए कि अदिश राशियां कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, अदिश राशि, अदिश राशि, ठीक है, ऐसी राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, ऐसी राशि जिसमें केवल परिमाण होता है। ठीक है, ऐसी राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, यहां पर लिखे दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। अच्छा पूरा लिख लीजिए, होता है, केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। ठीक है, ऐसी राशियों को दिशा नहीं होती। ठीक है, ऐसी राशियों को अदिश राशि कहते हैं। इसमें भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे कि देखिए एक सबसे कंफ्यूजन वाला होता है विद्युत धारा, आप ये सबसे पहले इसी को लिखे, विद्युत धारा जो है वो आपकी अदिश राशि है। इसमें लोग सोचते हैं कि करंट फ्लो हो रही है, एक डायरेक्शन है, तो इसलिए ये हो जाएगी सदिश राशि, लेकिन ये है अदिश राशि। तो इस बात के दिमाग में रखिए, विद्युत धारा जो है एक अदिश राशि है। क्या और लिखिए द्रव्यमान, देखिए द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान अदिश राशि, चाल हो गया, आयतन हो गया, चाल हो गया, आयतन हो गया, आयतन। तीन और राशियां जो अदिश राशियां, वर्क पावर एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी। ठीक है, इन तीनों को भी याद रखिए, ये भी अदिश राशियां हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले यंत्र, यहाँ पास धारा है, ठीक है, अपने से थोड़ा सा, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले यंत्र को गैल्वेनोमीटर कहते हैं। ठीक है, गैल्वेनोमीटर, सॉरी विद्युत धारा उत्पन्न होना, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। तो विद्युत धारा उत्पन्न कौन करेगा, जनरेटर करेगा। जनरेटर जो होता है
जनरेटर जो होता है इसको बोलते हैं इंग्लिश में जनरेटर बोलते हैं, जनरेटर बोलते हैं। जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि उत्पन्न करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, वे बदलता है। बड़ी बड़े जो आपके प्लांट होते हैं ना, वहाँ जनरेटर लगा होता है, ठीक है। तो जनरेटर आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, ये क्या है, ये आपको विद्युत धारा को मापता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, छोटे प्रवाह के विद्युत धारा को मापता है, छोटे प्रवाह के विद्युत धारा को मापता है, विद्युत को मापता है। देन अमीटर का कार्य क्या होता है, इसका काम भी आप विद्युत धारा को मापना है। अमीटर भी जो है आपका विद्युत धारा को मापता है। इन दोनों पॉइंट को याद, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। विद्युत धारा को मापता है। मोटर क्या होता है, देखिए मोटर का काम क्या होता है, ठीक है। मोटर क्या करेगा, विद्युत धारा लेगा और फिर उसको यांत्रिक में परिवर्तित कर देगा। तो मोटर करता है विद्युत धारा को यांत्रिक में परिवर्तन, विद्युत धारा या फिर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है, परिवर्तित करता है, ठीक है। दोनों पॉइंट याद है कि जनरेटर क्या करता है, जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मोटर क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक। ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा है, ठीक है। वह तारामंडल जिसका नाम हंटर है, वह तारामंडल जिसका नाम हंटर है, तो ये आपका ओरायन है, ठीक है। ओरायन तारामंडल जो है जिसका नाम हंटर है। नेक्स्ट है लुईस अम्ल। वे यौगिक है जो लुईस अम्ल क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन युग्मों को ग्रहण करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं लुईस अम्ल कहलाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म को त्यागते हैं उनको कहते हैं क्षार कहलाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन युग्म को जो त्यागते हैं उनको क्षार कहते हैं, अम्ल जो है वो ग्रहण करते हैं। ताजमहल में कौन सा प्रदूषक खतरनाक है, ताजमहल के लिए कौन सा प्रदूषक इनमें से कौन सा खतरनाक है, तो ये आपका हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 जो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। प्राकृतिक रबर जो है वो आइसोप्रीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबर के बारे में 2-4 पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लीजिए जो एग्जाम में कई बार रिपीट होते हैं। जैसे रबर जो होता है, रबर आपका जो होता है, रबर जो होता है वो कार्बन डाइसल्फाइड में आसानी से घुल जाता है, ठीक है। कहाँ घुल जाता है, कार्बन डाइसल्फाइड में, कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, सल्फाइड में आसानी से घुल जाता है, आसानी से घुल जाता है, ठीक है। रबर जो होगा आपका आसानी से कहाँ घुलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में, सॉरी कार्बन डाइसल्फाइड में, थोड़ा सा, ठीक है, चलिए एडजस्ट कर लीजिए। देखिए एक पॉइंट और बनता है कि प्राकृतिक रबर को, ठीक है, जो आपकी रबर होती है वो तो मुलायम होती है, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा मुलायम होती है प्राकृतिक रबर। तो प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है, को कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है, कार्बन मिलाया जाता है। इस चीज को आप याद रखिए, मिलाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में बहुत ही बार रिपीट हुआ है इस पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी में रेत किसका उदाहरण। पानी में जब रेत मिला होता है ये किस प्रकार के विलयन का होता है, ये आपका निलंबन होता है, ठीक है। पानी में जो रेत मिला होता है ये आपका क्या होता है, निलंबन होता है। निलंबन में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक विषमांगी मिश्रण होता है, 2 या 2 से अधिक विषमांगी विलयन का मिश्रण होता है, ये आपका निलंबन कहलाता है, ठीक है। ये सोल के बारे में, सोल भी से भी क्वेश्चन कई बार बन जाता है। सोल जो होता है, ठीक है, सोल में क्या होता है, सोल ये एक प्रकार का कोलाइड है, ठीक है, क्या है, ये एक कोलाइड है, कोलाइड है। सोल जो है आपका एक प्रकार का कोलाइड है, ठीक है, जिसमें कठोर कण, लिख लीजिए, जिसमें कठोर कण जो होंगे द्रव में परिक्षेपित होते हैं, ठीक है, ये सोल कहलाएगा। देन नेक्स्ट चलेंगे
कि एक विद्युत अपघट्ट शेल में वह इलेक्ट्रोड जो बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से कनेक्ट हो, देखो धनात्मक टर्मिनल से कनेक्ट होगा उसको कहते हैं एनोड, और जो निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा उसको बोलते हैं कैथोड। ये ऋणात्मक सिरे से कनेक्टेड होता है, ठीक है, या फिर इसको टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है, कनेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खांसी के सिरप जो होता है, जो खांसी का सिरप होता है उसमें किस प्रकार का एल्कोहल का उपयोग किया जाता है? तो खांसी के सिरप में आपका उपयोग किया जाता है एथेनॉल। खांसी के सिरप में उपयोग होता है एथेनॉल। इसका फॉर्मूला जो होता है C2H5OH होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चल, बुखार के कारण होता है, बुखार के किसके कारण होता है? तो बुखार जो होगा आपका शरीर रोग जनकों के विकास को रोकता है। जो बुखार के कारण जो होगा शरीर रोग जनकों के विकास को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, अनुवांशिकी की इकाई है, अनुवांशिकी की इकाई क्या है आपकी? जीन हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा स्पीड में करेंगे, टाइम काफी हो गया है। एक मेढक किसके द्वारा सांस लेता है? तो मेढक जो होते हैं वो आपके त्वचा के द्वारा सांस ले सकते हैं, फेफड़े के द्वारा और मुंह, यानी कि उपरोक्त में से तीनों। तो मेढक जो है तीनों से सांस ले सकता है, त्वचा से भी सांस ले सकता है, अपने फेफड़ों से भी सांस ले सकता है और मुख से भी सांस को ले सकता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, वे जीव जो पौधे द्वारा निर्मित भोजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है। ऐसे जीव जो होते हैं जो दूसरे के द्वारा बने भोजन को ग्रहण करते हैं उनको हम बोलते हैं परपोषी जीव, ठीक है। परपोषी जीव ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ठीक है। ऐसे जीव या फिर ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, स्वयं नहीं बनाते हैं, ठीक है। ये दूसरों पे डिपेंड होते हैं। स्वपोषी क्या होते हैं? स्वपोषी ऐसे स्वपोषी जो होंगे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। परपोषी अब खुद नहीं बनाते, स्वपोषी होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, जैसे पेड़ और पौधे जो होंगे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इंग्लिश में इसको स्वपोषी को ऑटोट्रोपिक बोलते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर कीटहारी पादप, ये क्या होता है? कीटहारी पादप क्या होते हैं? इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कीटहारी पादप जो होंगे, कुछ पौधे ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कीटों को पकड़ सकते हैं और उन्हें खा सकते हैं। कीटों को पकड़ सकते हैं और उन्हें खा सकते हैं, ऐसे पौधों को, ऐसे कौन को? कीटहारी पादप कहते हैं। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, कई बार आ जाता है कि कीटहारी पादप का एग्जाम्पल क्या होगा, ठीक है। इसका जैसे एक प्लांट होता है वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है, फ्लाई ट्रैप, ठीक है। एक ये होता है, प्लांट होता है। एक और प्लांट का नाम लिख लीजिए, ये भी काफी है, यूट्रिकुलेरिया, ठीक है, इसको बोले यूट्री, एक साथी है कुलरिया, ठीक है, नाम थोड़ा सा अजीब इन पौधों के, कुलरिया, यूट्री, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती? पादप कोशिका की जो भित्ति होती है वो किससे बनी होती? वो बनी होती सेलुलोज से। सेलुलोज जो होता है ये एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, सेलुलोज एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। इसका अगर सूत्र लिखना चाहते हैं, सूत्र जो हो जाएगा C6H10 and O5 होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।